विद्यार्थियों, आज हम पैरावेट इंस्टीट्यूट की तरफ से वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट, इसके जो एमसीक्यू अभी आपको बताए जाएंगे वो मेडिसिन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि पशु चिकित्सा की सभी भर्तियों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के पितामह कौन है इनमें से? तो सर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का क्रेडिट रॉबर्ट कोच और लुई पाश्चर को भी दिया जाता है, लेकिन यदि ऑप्शंस में ये मिले तो हमें ल्यूवेनहॉक करना है। ल्यूवेनहॉक ने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु की खोज की थी, प्रोटोजोआ की खोज की थी, स्पर्मेटोजोआ की खोज की थी। यानी स्वयं के बनाए सिंपल माइक्रोस्कोप से, कीचड़ से, बरसात के पानी से, दांतों की खुरचन से इत्यादि इत्यादि जो मटेरियल इन्होंने काम में लिए और इनमें बैक्टीरिया की खोज की थी। उसके बाद रॉबर्ट हुक की बात करें तो इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका विज्ञान के पितामह कहा जाता है। इन्होंने सेल की खोज की थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी की जो कोशिका थी वो मृत कोशिका थी, वो लकड़ी के कॉर्क में इन्होंने खोज की थी। फादर ऑफ साइटोलॉजी के बाद फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी का भी ध्यान रख लीजिए। तो सीपी स्वानसन है, उनको फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा जाता है, और डॉक्टर ए के शर्मा, उनको फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कहा जाता है। लुई पाश्चर की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है। अ, इनका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रांस के ये साइंटिस्ट लुइस पाश्चर, इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। लुइस पाश्चर की जीवनी के बारे में थोड़ा सा जाने तो इनके पिताजी चमड़े का काम करते थे, और चमड़े का काम करते करते बदबू से और कार्य से परेशान होकर के वो ये सोचते थे कि मैं भी कहीं अच्छी जगह पोस्ट पर होता, अच्छी पद पर होता, तो मैं भी लोगों को हुक्म या आदेश चला रहा होता। तो इन्होंने अपने बच्चे लुई पाश्चर को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, और लुईस पाश्चर ने देखा एक बार जंगल से आए हुए भेड़ियों ने इनके गांव में अटैक कर दिया था, जिस अटैक से 8 लोगों को काटा, उसमें से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। और उनके सामने की बात है, उनको काफ़ी प्रेरणा मिली इस चीज़ से। उनके फादर से बार बार ये बात पूछते थे वो लुई पाश्चर की, वो लोग कैसे मर गए, क्यों मर गए, उनको बचाया नहीं जा सकता क्या? उनके पिताजी ने उल्टा उनको डांटा कि ये काम तेरे को पढ़ाने के लिए जो मैं खर्चा कर रहा हूँ और तेरे ऊपर जो मेहनत चल रही है वो इसी के लिए लोगों को बचाया जा सके, तुम खुद क्यों नहीं कर लेते कुछ अच्छा, ऐसी कोई खोज। तो लुईस पाश्चर उन्होंने प्रेरित होकर के, और उन्होंने जीव विज्ञान के अंदर एक महत्वपूर्ण खोज की, रेबीज के टीके की खोज। रेबीज के टीके की खोज जब हुई थी उस समय जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में लाखों करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इससे मर जाते थे। यानी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी उस समय, लगभग 150 करोड़ थी, लेकिन उनमें से करोड़ों या लाखों लोग जो है मर जाते थे रेबीज से। बाद में कुत्ते की लार से और जंगली जानवरों की लार से इसकी इन्होंने वैक्सीन बनाई, और इसको वायरस को अलग किया था लार से। बात करें हम लुईस पाश्चर के द्वारा एक और कार्य किया गया था, उन्होंने पाश्चुराइजेशन यानी बैक्टीरिया को मारने की एक तकनीक दी थी। सुअरों में पैरा एंथ्रेक्स रोग जो है उसका रोग कारक कौन सा है? तो आपको पता है लेप्टोस्पाइरा जो है ये अ, एक तरह का जॉन्डिस, इन्फेक्शियस जॉन्डिस करता है।
बील्स डिजीज भी बोलते हैं उसको, लेप्टोस्पिरा पोमोना, लेप्टोस्पिरा इकेटर और हेमरेजी, तो ये तो है नहीं। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई ये टिटेनस रोग पैदा करता है। क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम ये सुअरों में पैरा एंथ्रेक्स डिजीज पैदा करता है। तो आंसर हो गया क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम। और एक लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनस है, वो लिस्टेरियोसिस या सर्कलिंग डिजीज करता है। तो यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर हो गया क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और क्लोस्ट्रीडियम स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, और एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। जहां भी अवायवीय परिस्थिति उत्पन्न होती है वहां पर ये क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया अपनी वृद्धि करता है। इंपॉर्टेंट बात है। अगला है, भेड़ में ब्रेक्सी रोग का रोग कारक है। ब्रेक्सी जो डिजीज होती है सीप में, तो इसका रोग कारक है क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम। वही है जो सुअर में पैराएंथ्रेक्स रोग कर रहा था, वही भेड़ों में क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम जो बैक्टीरिया है ये ब्रेक्सी रोग पैदा करता है। भेड़ में ब्रेक्सी, ये ब्रेक्सी क्या होती है? जब भेड़ बहुत ही ज्यादा ठंडी या फ्रोजन फीड, फ्रोजन घास खा लेती है, तो उसके एबोमेजम में और ओमेजम में जो म्यूकोजा होती है वहाँ वो डैमेज हो जाती है, वो नेक्रोटाइज हो जाती है, या ये अन्य कारणों से भी हो सकता है। और इस परिस्थिति में ये क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम बैक्टीरिया वहां पर ग्रोथ कर जाता है, क्योंकि आपको पता है पाचन तंत्र के अंदर अवायवीय परिस्थितियां, एनारोबिक कंडीशंस होती है, वहां पर CO2 की अधिकता होती है, और इस वजह से ये टॉक्सिन्स निकालता है क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम, और सीप में ब्रेक्सी रोग पैदा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, इसको शॉर्ट में EIA भी बोलते हैं, इसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए, इसके लिए किया जाता है कॉगिन्स, कॉगिन्स स्किन टेस्ट, और एक तरह से ये एगार इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट होता है, कॉगिंग्स स्किन टेस्ट। बाकी टेस्ट के आपको पता होगा, ये मेलिन परीक्षण जो किया जाता है, ये किया जाता है घोड़े में जो ग्लैंडर रोग हो जाता है के लिए, और कैसोनी जो स्किन टेस्ट किया जाता है ये किया जाता है इकाइनोकोकस के लिए, इकाइनोकोकस जो डॉग टेपवर्म होता है उसके लिए। तो आपका जो इस बीमारी के लिए जो टेस्ट किया जाएगा ये है कॉगिंग्स स्किन टेस्ट। अगला है प्रतिरोधी सिद्धांत यानी एंटीसेप्टिक थ्योरी किसने दी थी? तो एंटीसेप्टिक थ्योरी दी थी जोसेफ लिस्टर ने। तो जोसेफ लिस्टर इसमें ये रहे। जोसेफ लिस्टर भी लुईस पाश्चर से प्रभावित थे, ये भी वहीं के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने अपने कार्यों को लुईस पाश्चर से प्रभावित होकर के, और वही बैक्टीरियोलॉजी पर, छोटे सूक्ष्म जीव विज्ञान पर काम किया था। इन्होंने सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए या फिर एंटीसेप्टिक थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है, लैटिन में वायरस वर्ड का क्या मतलब है? वायरस का मतलब होता है विष, वायरस का मतलब है पॉइजन या विष। देखिए, वायरस मतलब विषाणु, और विषाणु का मतलब होता है विष के अणु। तो हम हिंदी में देखें या लैटिन में देखें, वायरस का मतलब होता है विनम या पॉइजन, पॉइजन, पॉइजन। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आपको पता है वे वायरस जो कि किस पर अटैक करते हैं, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, इस पर इस तरह से आपने डायग्राम देखा होगा, इस तरह का डायग्राम देखा होगा, तो ये होता है बैक्टीरियोफेज। इसको बोलते हैं जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी यानी जीवाणु को खाने वाला, बैक्टीरिया को मारने वाला। बैक्टीरिया के ऊपर ये पैरासाइट एक तरह से बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। अभी जो बैक्टीरियोफेज है ये टर्म किसने दी थी? ये टर्म दी थी हरेले ने। इवेनोवस्की ने, आपको पता है, विषाणु की खोज की थी, विषाणु की खोज का श्रेय दिया जाता है इवेनोवस्की को।
और टोआर्ट और डी हरेले दोनों साथ में काम करते थे। हरेले ने क्या किया था, बैक्टीरियोफेज की टर्म दी थी। सुअर में डायमंड स्किन डिजीज का की इटियोलॉजी पूछा है, तो डायमंड स्किन डिजीज की जो इटियोलॉजी है इसमें ये है इरिसिपेलोथ्रिक्स र्यूसिडियोपैथी। सुअर में डायमंड स्किन डिजीज, इरिसिपेलोथ्रिक्स र्यूसिडियोपैथी, ये आंसर है। बाकी फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरस ये सोरे थ्रोट कर देता है, ब्रुसेला बोटस एबॉर्शन कर देता है। यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है इरिसिपेलोथ्रिक्स र्यूसिडियोपैथी, ये डायमंड स्किन डिजीज का रोग कारक है। भेड़ों में लंफी वूल, देखिए पहले आपको पता होना चाहिए लंफी वूल क्या होती है। लंफी वूल से संबंधित गलत बात पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कथन लंफी वूल से संबंधित नहीं है या असंगत है। तो लंफी वूल एक बीमारी होती है जिसमें लंफ के रूप में या गुच्छे के रूप में भेड़ की ऊन उतरने लग जाती है और स्किन के में एक तरह से डेंड्रफ सा हो जाता है, डेंड्रफ के साथ एक साथ उखड़ करके काफी ऊन गिर जाती है। तो लंपी वूल जो डिजीज होती है इसके बारे में कौन कौन सा कथन है। यह बीमारी डर्मेटोफिलस कॉन्गोलेंसिस नामक जीवाणु से होती है, बिल्कुल इसी बैक्टीरिया से होती है। ये तो आपको याद रखना है, लंपी वूल डिजीज किससे होती है, डर्मेटोफिलस कॉन्गोलेंसिस। इसे माइकोटिक डर्मेटाइटिस या डर्मो रोग भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसके उपचार के लिए जिंक के 0.5% विलियन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ये भी, यानी यहां पर आंसर हो गया कोई नहीं। आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। इस बीमारी जिसका आपने मान लो नाम नहीं सुना तो ये पॉइंट्स आपको तीनों ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का मतलब देने का यही है लंफी वूल डिजीज के बारे में। डर्मोफिलस कॉन्गोलेंसिस नाम का जो बैक्टीरिया होता है इससे होती है। नेक्स्ट है पीएएमपी की फुल फॉर्म पूछा है, पीएएमपी। तो पीएएमपी की फुल फॉर्म है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, यही है इसकी फुल फॉर्म, पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न। ये माइक्रोबायोलॉजी में ये टर्म है पीएमपी। नेक्स्ट है जोसेट बॉडीज, शॉर्ट में जोसेट बॉडीज भी बोलते हैं इनको, जोसेट डेगन बॉडीज की उपस्थिति किस प्रकार के विषाणु संक्रमण में देखी जाती है। तो जोसेट बॉडीज जो दिखती है बोर्ना विरिडी जो वायरस होता है, बोर्ना वायरस या फिर बोर्ना जो डिजीज होती है घोड़े की, जिसको सैड हॉर्स डिजीज भी बोलते हैं, उसमें ये बोर्ना विरिडी जो फैमिली है इसमें ये बॉडीज दिखी जाती हैं। तो ये इंक्लूजन बॉडीज का एक प्रकार है, इन्हें इन्हें याद रखना है। जैसे नेग्री बॉडी जो है वो रेबीज की पहचान है, या फिर बोलिंजर बॉडीज जो है वो पॉक्स की पहचान है, फाउल पॉक्स की। इसी तरह से विभिन्न प्रकार की इंक्लूजन बॉडीज बनती हैं वायरल डिजीजेस में। असंगत युग्म कौन सा है, यानी कौन सा मिसमैच है इसमें से। ऑप्शन में पहला मैड काउ डिजीज, प्रियन बिल्कुल सही है। आपको पता है मैड काउ डिजीज पागल गाय रोग, जो कि एक प्रोटीन इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल जिसे हम प्रियन कहते हैं, इस प्रियन से होती है। वास्तव में ये प्रियन जो होता है कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला नहीं होता है। जब प्रोटीन्स जो इन्फेक्शियस हो जाते हैं या इन्फेक्शन करने के योग्य हो जाते हैं उनको प्रियन्स बोलते हैं। और इस बीमारी को ये मानव के अंदर भी होती है, क्रूड्स फेल्ट फेल्ट डिजीज भी बोलते हैं इसको, इसका क्रू डिजीज भी बोलते हैं इसको, भेड़ों में हो जाती है, और मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। अगला है मैड इच डिजीज। मैड इच डिजीज ये सुअरों का रोग है, और सुअर क्या है, ये पागलों की तरह खुजली करता है एक तरह से, ये बीमारी सुअरों में होती है। और इसको शूडो रेबीज भी बोलते हैं, एक नाम और है इसका शूडो रेबीज। इसको मेडिस डिजीज को, ये हर्पिस वायरस से होती है, बिल्कुल सही है, ये भी मैच किया गया है सही। तीसरा है चिकन पॉक्स एवी पॉक्स वायरस, ये मिसमैच है, ये गलत है।
देखिए चिकन पॉक्स रोग ये मानव का रोग है, ना कि मुर्गी का है। नाम में आपको चिकन दिख रहा है, यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूज हो सकता है स्टूडेंट कि नाम में चिकन दिख रहा है लेकिन ये चिकन की बीमारी नहीं है, ये मानव की बीमारी है, चिकन पॉक्स। और चिकन पॉक्स जो होता है, चिकन पॉक्स रोग होता है, वो होता है वेरिसोला, वेरिसिला जेस्टर, वेरिसिला जोस्टर, इस वायरस से होता है। तो अगर मान लीजिए चिकन पॉक्स की जगह यहां पर फाउल पॉक्स होता तो ये मैच हो जाता सही, तो आंसर यही हो गया। आगे और देख लेते हैं, स्मॉल पॉक्स जो होता है ऑर्थोपॉक्स वायरस से होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर हो गया ये वाला, एवीपॉक्स वायरस, चिकन पॉक्स वाली, एवीपॉक्स वायरस जो है चिकन पॉक्स नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या क्वेश्चन, कौन कौन से पॉइंट तैयार हुए कि मैड काउ डिजीज जो होती है वो प्रियन से होती है, और मैड काउ डिजीज गाय में होती है, पागल गाय रोग बोलते हैं इसको, इसको कुरू डिजीज या जैकब डिजीज भी बोलते हैं इसको, और क्रुड्सफेल्ड डिजीज भी बोलते हैं। मेडिस डिजीज जो होती है ये सुअरों में होती है, और इसका अन्य नाम है वो है स्यूडोरेबीज, और ये हर्पीस वायरस से होती है। यानी इस क्वेश्चन से आप 4-5 क्वेश्चन अच्छे तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम वायरस का क्रिस्टलीकरण किसने किया था? तो विषाणु का क्रिस्टलीकरण करने के बाद ये बात सिद्ध हुई थी कि विषाणु निर्जीव है। विषाणु सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी बताया जाता है। वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर स्टेनले ने इसका क्रिस्टलीकरण किया था, स्टेनले ने इसको क्रिस्टल बना दिया और ये सिद्ध किया कि ये निर्जीव है। लेकिन इसमें इसकी गुणन की क्षमता होती है, ये अपनी कॉपियां तैयार कर लेता है, वायरस अपने मल्टीप्लिकेशन कर लेता है, इस वजह से इसे जीवित कहा गया। इस तरह से इसको सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा, क्योंकि स्टेनले ने इसका क्या किया था, क्रिस्टलीकरण किया था। निम्न में से वायरस में क्या नहीं होता? तो रेप्लिकेशन होता है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, ये होस्ट के प्रोटीन सिंथेसिस को अपने कंट्रोल में ले लेता है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस भी कर लेता है। हाँ, अगर मान लीजिए विषाणु किसी जीवित कोशिका में नहीं हो, इसे कोई जीवित कोशिका नहीं मिले, तो ये अपना अस्तित्व खत्म कर देता है या अलग से जीवित नहीं रह सकता। यानी विषाणु केवल जीवित कोशिकाओं को संक्रमण करके उनके प्रोटीन सिंथेसिस को अपने कंट्रोल में कर लेता है, और ऐसे ये जीवित रहता है होस्ट को की कोशिका को काम में लेकर के। खुद की कोशिका का अस्तित्व नहीं हो सकता इसकी। अगला है एनर्जी लिबरेशन, ऊर्जा नहीं बना सकता भाई, एनर्जी तो दूसरों की काम में लेता है, म्यूटेशन भी पाया जाता है। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की सर्वप्रथम खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर ने की थी। तो ये साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। ये एंटीसेप्टिक थ्योरी देने वाले हैं, ये पाश्चुराइजेशन की खोज करने वाले हैं, साथ में रेबीज के टीके की खोज करने वाले हैं, और ये है बैक्टीरिया जीवाणु के बारे में कोच पोस्टुलेट दिए थे इन्होंने, वो हैं कि जीवाणु के सिद्धांत क्या है इन्फेक्शन के। थैंक यू।